सुबह के 5 बजे भोर होने से पहले का गहरा नीला अंधेरा भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांड और कंट्रोल रूम में छाया हुआ था। विशाल टैक्टिकल मैप स्क्रीन पर मित्र और शत्रु सैनिकों की स्थिति बताने वाले अनगिनत आइकॉन लगातार हिल रहे थे। यह भारत की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक की रक्षा करने वाली कोर का दिल था और इस दिल को चलाने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर। रिपोर्ट करें, दुश्मन की मैकेनाइज्ड यूनिट पहाड़ी नंबर 7 के दक्षिण से आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन ऑफिसर की घबराई हुई आवाज ने कमांड रूम के तनाव को और बढ़ा दिया, लेकिन कमांड सीट पर बैठे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह एक शतरंज के माहिर की तरह जो बिसात पर मोहरों को देख रहा हो, ठंडी नजरों से युद्ध के मैदान की स्थिति का जायजा ले रहे थे। उनके कंधे पर लगे 3 सितारे पिछले 40 सालों में देश के लिए दिए गए उनके बलिदान और खून पसीने का प्रतीक थे। उन्हें फौलादी शेर के नाम से जाना जाता था, दुश्मनों के लिए खौफ और अपने सैनिकों के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उनके हर आदेश में युद्ध का रुख मोड़ने की ताकत थी। आर्टिलरी ब्रिगेड, तुरंत कोऑर्डिनेट, 8 पर फायर करो, दुश्मन का रास्ता काटो। 3री बटालियन, अपनी जगह पर रुको और जैसे ही दुश्मन की पहली टुकड़ी घात लगाने वाली जगह पर आए, उन्हें खत्म कर दो, आदेश जारी करो। उनके संक्षिप्त और दृढ़ आदेशों पर कमांड रूम फिर से एक अनुशासित तरीके से काम करने लगा। अनगिनत लड़ाइयां जिताने वाले उनके फैसले पर यहां किसी को शक नहीं था, लेकिन इस फौलाद जैसे कमांडर के दिल में एक नरम कोना भी था। गोरखा राइफल्स में तैनात उनका इकलौता बेटा रोहन। नक्शे को देखते हुए उनकी आंखों के सामने अचानक अपने बेटे का चेहरा आ गया। 10 साल पहले सुपद्धर वर्षों भी कैंसर से मरती हुई उनकी पत्नी ने आखिरी सांस लेते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा था, सुनिए, हमारा रोहन, उसके लिए आपके सिवा कोई नहीं है। उसे सिर्फ अपनी तरह मजबूत मत बनाइएगा, उसे प्यार से गले भी लगाइएगा। उस वादे को निभाने के लिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे के सामने एक सख्त सैनिक की बजाय एक प्यारे पिता बनने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक के रूप में इतने साल गुजारने के बाद उनका प्यार जताने का तरीका हमेशा अजीब और अनाड़ी रहा। रोहन ठीक तो होगा? उन्होंने पिछले हफ्ते अपने बेटे के साथ हुई बातचीत को याद किया। बातचीत असामान्य रूप से छोटी थी और उसकी आवाज में कुछ कमजोरी थी। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक पिता का दिल बेचैन था। जनरल साहब, 3री बटालियन ने दुश्मन की पहली टुकड़ी को खत्म कर दिया है। एडीसी की विजय रिपोर्ट ने जनरल राठौर को उनकी सोच से बाहर निकाला। वह फिर से फौलादी शेर बन गए और अगला आदेश दिया, बहुत अच्छे, सभी यूनिट्स को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दो, दुश्मन को घेर कर खत्म कर दो। कमांड रूम जीत के नारों से गूंज उठा, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए चिंता की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आज यह चिंगारी एक विशाल आग की लपट बनकर उनके सब कुछ को निगल जाएगी। सफलतापूर्वक वॉर गेम अभ्यास पूरा करने के बाद जनरल राठौर भोर में अपने सरकारी आवास पर लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कोर के सभी सैनिकों को आदेश देने वाला फौलादी शेर एक साधारण, थोड़े अकेले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। पत्नी की मृत्यु के बाद से यह बड़ा घर हमेशा खाली और खामोश लगता था। लिविंग रूम में केवल उनकी पत्नी और बेटे रोहन के साथ ली गई एक पारिवारिक तस्वीर ही कुछ गर्मी दे रही थी। उन्होंने अपनी 3 सितारा वर्दी, जिस पर बहुत भारी जिम्मेदारी थी, उतारकर कुर्सी पर रख दी और आरामदायक घर के कपड़े पहन लिए। वर्दी उतारते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने हजारों सैनिकों की जान की जिम्मेदारी भी कुछ देर के लिए उतार दी हो। वह सीधे रसोई में गए। आज वह 6 महीने बाद अपने बेटे रोहन से मिल रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि वह अपने बेटे का पसंदीदा खाना, मटन रोगन जोश, खुद बनाएंगे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी एक सैनिक के रूप में बिताने वाले व्यक्ति के लिए खाना बनाना युद्ध अभ्यास से भी ज्यादा मुश्किल काम था। उन्होंने फ्रिज खोला और कुछ दिन पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ मटन निकाला, लेकिन अगला कदम क्या था? मसाला कैसे बनाना है, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने दराज में अपनी पत्नी की पुरानी रसोई की डायरी खोजी। पत्नी के हाथों के निशान वाली उस डायरी में मेरे रोहन का पसंदीदा रोगन जोश शीर्षक के नीचे टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में रेसिपी लिखी थी। धनिया, जीरा, हल्दी, दही। वह एक नए सिपाही की तरह अपनी पत्नी के निर्देशों का पालन करते हुए मसालों को मापने लगे।
कभी धनिया गिरा देते तो कभी हल्दी की मात्रा भूल जाते। उनका व्यवहार युद्ध के मैदान से बिल्कुल अलग, अनाड़ी और अजीब था, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह अनाड़ी खाना पकाने की प्रक्रिया उनके बेटे के लिए उनके गहरे प्यार का एक तरीका था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने हार मान ली और अपनी बड़ी बहन को फोन किया। दीदी, मैं विक्रम बोल रहा हूं। वो रोगन जोश का मसाला कैसे बनाते हैं? फोन के दूसरी तरफ से उनकी बहन की हंसी सुनाई दी। अरे वाह जनरल साहब, कोर को तो अच्छे से कमांड कर लेते हो, पर एक रोगन जोश नहीं बना सकते? भाभी की डायरी में देखकर बना लो। नहीं, वो दही कितना डालना है समझ नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी बहन के विस्तृत निर्देशों को एक एक करके लिखा और ध्यान से मसाला बनाया। अंत में उन्होंने मटन और मसाले को एक बड़े बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा दिया। मीठी और नमकीन खुशबू घर में फैल गई और तब जाकर घर में कुछ रौनक महसूस हुई। जब रोगन जोश पक रहा था, वह सोफे पर बैठकर पिछले हफ्ते अपने बेटे के साथ हुई बातचीत को फिर से याद करने लगे। उस दिन रोहन की आवाज बहुत दबी हुई थी। रोहन, पापा बोल रहा हूं, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जी पापा, ठीक है। आमतौर पर वह जय हिंद राइफलमैन रोहन सिंह रिपोर्टिंग सर चिल्लाता, लेकिन उस दिन उसकी आवाज में एक अनुशासित सैनिक की हिम्मत की बजाय कुछ छिपाने की अजीब कोशिश थी। आवाज में दम नहीं है। बीमार तो नहीं हो? नहीं पापा, बस ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है, आप चिंता मत कीजिए। बेटा बार बार कहता रहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी बातों ने पिता की चिंता को और बढ़ा दिया। शब्दों के बीच की छोटी छोटी खामोशियां, सामान्य से कम बोलना और बातचीत के अंत में बेटे ने बहुत धीमी आवाज में जो एक बात कही थी, वह उनके कानों में गूंज रही थी। आपकी याद आती है पापा? भर्ती होने के बाद से रोहन ने कभी भी कोई कमजोर बात नहीं की थी। उसने हमेशा एक मजबूत और काबिल सैनिक बनने का वादा किया था, अपने पिता की तरह एक शानदार सैनिक बनने का। ऐसे बेटे का यह कहना कि आपकी याद आती है, यह एक मदद की पुकार हो सकती है। इस अशुभ विचार ने उनके दिल पर बोझ डाल दिया था। क्या मैं बहुत लापरवाह था? वह चाहते थे कि उनका बेटा गोरखा राइफल्स की कठिन ट्रेनिंग को पार करके एक मजबूत आदमी बने, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में उन्होंने बेटे के अकेलेपन और दर्द को बहुत हल्के में ले लिया था? उनकी पत्नी के आखिरी शब्द फिर से उनके सीने में चुभ गए। वह एक अनाड़ी पिता थे। वह अपने बेटे से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को व्यक्त करने का तरीका हमेशा गलत होता था। उन्होंने अपना सिर हिलाकर इन विचारों को दूर करने की कोशिश की। नहीं, यह सिर्फ मेरी चिंता है। आज जब मैं उसे देखूंगा तो सब पता चल जाएगा। उन्होंने ध्यान से पके हुए रोगन जोश को एक बड़े टिफिन बॉक्स में डाला, इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा इसे खाकर फिर से ऊर्जावान हो जाएगा। ध्यान से पैक किए गए टिफिन को बगल की सीट पर रखकर जनरल राठौर गोरखा राइफल्स की यूनिट की ओर चल पड़े। लंबे समय बाद अपने बेटे से मिलने की खुशी में पिछली रात की चिंता कुछ कम हो गई थी। गाड़ी चलाते समय उन्होंने रोहन को फोन किया। वह पूछना चाहते थे कि क्या मुलाकात संभव है और क्या उसे कुछ और चाहिए। कुछ रिंग्स के बाद फोन कनेक्ट हो गया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से बेटे की आवाज पिछले हफ्ते से भी ज्यादा दबी हुई और गहरी थी। रोहन, पापा बोल रहा हूं, मैं निकल चुका हूं, लगभग 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पापा। रोहन की आवाज में खुशी से ज्यादा घबराहट थी। तुम्हारा पसंदीदा रोगन जोश बनाया है, क्या कुछ और चाहिए? कैंटीन से कुछ ले आऊं? विक्रम ने जानबूझकर खुशमिजाज आवाज में पूछा। फोन पर एक पल की खामोशी छा गई। वह छोटा सा पल विक्रम को अनंत काल जैसा लगा और अंत में बेटे का जो जवाब आया उसने उनके दिल को दहला दिया। पापा, आप आज मत आइए। क्या? क्यों? यूनिट में कुछ दिक्कत है, आज मुलाकात की इजाजत नहीं है, माफ करना। पापा, अगले हफ्ते आ जाना। रोहन की आवाज में एक गुहार थी, जैसे वह सचमुच चाहता हो कि वह न आए, और उस गुहार के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। कैसी दिक्कत? अचानक मुलाकात क्यों मना है? विक्रम की आवाज अनजाने में ही एक कमांडर की तरह सख्त हो गई, लेकिन बेटा कोई ठोस कारण नहीं बता सका और बस माफ करना दोहराता रहा। फोन काटने के बाद विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। 40 साल की सैन्य सेवा से तेज हुई उनकी सहज बुद्धि, अनगिनत संकटों से निखर चुकी उनकी निर्णय क्षमता और इन सबसे ऊपर एक पिता की प्रवृत्ति, सब मिलकर उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजा रहे थे। कुछ गलत है, बहुत गलत। बेटे की आवाज में डर था। यह कठिन ट्रेनिंग का डर नहीं था,
यह किसी अनियंत्रित खतरे के सामने एक असहाय व्यक्ति का डर था। विक्रम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और एक गहरी सांस ली। उनके दिमाग में एक सख्त कमांडर और एक चिंतित पिता के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। फौज में मुश्किलें आती रहती हैं, एक मर्द के बच्चे को खुद ही इससे निपटना चाहिए, कमांडर के तर्क ने कहा। नहीं, मेरा बेटा खतरे में है, मुझे अभी जाना होगा, पिता की प्रवृत्ति चिल्लाई। उन्हें अपनी पत्नी के आखिरी शब्द याद आए, उसे प्यार से गले भी लगाइएगा। उन्होंने हमेशा अपने बेटे के लिए एक मजबूत पिता बनने की कोशिश की थी, लेकिन एक प्यार करने वाला पिता नहीं बन पाए थे। बेटा जो मदद का संकेत भेज रहा था, उसे वह एक सैनिक के नाम पर फिर से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया, हाँ, जाना होगा, मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उनके मन में एक आखिरी दुविधा थी। क्या वह एक कोर कमांडर की वर्दी में जाएं या एक साधारण पिता के रूप में? उन्होंने एक पल सोचा, अगर वह अपनी पहचान एक कोर कमांडर के रूप में उजागर करते हैं तो यूनिट में हड़कंप मच जाएगा और उनका बेटा और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें एक साये की तरह चुपचाप काम करना होगा। उन्होंने गाड़ी घुमाई और सबसे करीबी ढाबे की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक पुरानी आरामदायक जैकेट और एक टोपी खरीदी, जिसे वह आम तौर पर कभी नहीं देखते। उन्होंने गाड़ी में ही अपनी वर्दी उतारी और अभी खरीदे हुए सादे कपड़े पहन लिए। जैसे ही उन्होंने कंधे से 3 सितारे उतारे, वह अब भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे। वह बस एक साधारण पिता थे जो अपने बेटे की चिंता में भागे जा रहे थे। बगल की सीट पर रखा टिफिन बॉक्स गाड़ी के हिलने पर हल्की आवाज कर रहा था। उसमें बेटे के लिए उनका अनाड़ी प्यार और अब एक अशुभ विश्वास में बदल चुकी गहरी चिंता दोनों साथ साथ थे। जनरल विक्रम सिंह राठौर जब गोरखा राइफल्स की यूनिट में पहुंचे तो सुबह के 10 बज चुके थे। एक पुरानी जैकेट और टोपी में वह एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति लग रहे थे। उनकी गाड़ी भी एक सैन्य कमांडर की गाड़ी नहीं, बल्कि एक पुरानी भारतीय सेडान थी। संतरी ने बिना किसी शक के उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया। विजिटिंग रूम वीकेंड पर आए परिवारों से भरा हुआ था। विक्रम भी दूसरे साधारण पिताओं की तरह एक कोने में चुपचाप बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, अपने बेटों से मिलकर खुश होते माता पिता, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अकड़ते युवा सैनिक। यह एक शांतिपूर्ण दृश्य था, लेकिन उनकी आंखों को सब कुछ अजीब और असहज लग रहा था। उन्होंने जीवन भर एक कमांडर के रूप में यूनिट्स का दौरा किया था, लेकिन एक बेटे के पिता के रूप में वह यहां पहली बार आए थे। आखिरकार उनकी बारी आई और वह रिसेप्शन डेस्क पर गए। एक युवा हवलदार ने रूखेपन से पूछा, किससे मिलना है? राइफलमैन रोहन सिंह से। मैं उसका पिता हूं, विक्रम ने यथासंभव नरम आवाज में जवाब दिया और बगल में रखा टिफिन उठाया। हवलदार ने लिस्ट देखी और फिर, जैसे उसे पहले से पता हो, एक अजीब सा चेहरा बनाया। ओह, राइफलमैन रोहन सिंह से मिलना अभी मुश्किल है। क्यों? सुबह जब बात हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं कहा। विक्रम की आवाज में चिंता झलक रही थी। उसे तेज बुखार है और वह अभी मेडिकल रूम में आइसोलेशन में है। संक्रमण के खतरे के कारण नियमों के अनुसार मुलाकात संभव नहीं है। हवलदार का जवाब बिल्कुल तैयार था, एक बहुत ही सहज और पहले से अभ्यास किया हुआ जवाब। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बुखार? इतना तेज? सुबह तक तो वह ठीक था। जी, कल रात से अचानक तेज बुखार हो गया। अभी वह आराम कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं उसे बस एक पल के लिए देख सकता हूं? दूर से ही सही, एक पिता के नाते। बेटे का चेहरा देखकर ही तसल्ली होगी। उन्होंने एक बेबस पिता की भावनाओं के साथ गुहार लगाई, लेकिन हवलदार का जवाब दृढ़ था, नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं। कृपया समझने की कोशिश करें। विक्रम ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी तेज नजरों ने हवलदार की छोटी छोटी हरकतों को पकड़ लिया था। हवलदार की आंखें बार बार पीछे ऑफिस की ओर जा रही थीं, जैसे वह किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा हो या किसी की नजरों से डर रहा हो। जब बार बार कराए की है, वो कई किस कुछ अंतजार बार पीछे। विक्रम ने उस ओर देखा तो उन्होंने विजिटिंग रूम के पीछे ऑफिस के शीशे के पार से एक आदमी को खुद पर नजर रखते हुए पाया। सूबेदार बलवान सिंह। उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। वह 30 के दशक के अंत का एक मजबूत कद काठी का आदमी था, जिसकी बांह पर एक डरावना टैटू धुंधला सा दिख रहा था और उसकी आंखें असाधारण रूप से तेज और ठंडी थीं।
जैसे ही उसकी नजरें विक्रम से मिलीं, वह चौंक कर मुड़ गया, लेकिन यह साफ था कि वह अभी भी इस तरफ पैनी नजर रखे हुए था। यही है वह, विक्रम की वर्षों की सैन्य सहज बुद्धि ने उन्हें बता दिया। यह सूबेदार ही इस पूरी स्थिति के केंद्र में है। उन्होंने फिर से हवलदार की ओर मुड़कर एक और भी चिंतित पिता की आवाज में पूछा, तो मुलाकात कब तक संभव होगी? मैं कुछ दवाइयां देना चाहता था। मैं दिल्ली से रात भर जागकर यह काढ़ा बनाकर लाया हूं। लगभग 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना होगा। हम आपको तब सूचित करेंगे। हवलदार का जवाब अभी भी मशीनी था, जैसे वह पहले से रटा हुआ संवाद बोल रहा हो। ठीक है, तो कम से कम यह टिफिन तो उसे दे देना। यह उसका पसंदीदा रोगन जोश है। माँ के बिना पला है। मैंने अनाड़ी हाथों से ही सही, पर बहुत प्यार से बनाया है। इसे खाकर उसे कुछ ताकत मिलेगी। उन्होंने टिफिन आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में इतना गहरा पितृत्व था कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। लेकिन इस बार भी एक दृढ़ इनकार मिला। माफ कीजिए, लेकिन आइसोलेशन में रखे गए सैनिक को बाहर का खाना देना भी मना है। सब कुछ बंद था, बिल्कुल पूरी तरह से। विक्रम ने टिफिन वापस बैग में रखते हुए मन ही मन सोचा, ये कुछ छिपा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से। उन्होंने और कोई हंगामा नहीं किया और एक निराश पिता का चेहरा बनाकर चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, और बिना रुके विजिटिंग रूम से बाहर निकल गए। जब वह दरवाजे से बाहर निकलकर पीछे मुड़े तो सूबेदार बलवान सिंह अभी भी ऑफिस के अंदर से उन्हें घूर रहा था। दोनों की नजरें फिर हवा में टकराईं और इस बार सूबेदार ने पहले नजरें चुरा ली। उसकी आंखों में घबराहट के साथ साथ कुछ पकड़े जाने का डर भी था। विक्रम ने यह सब अपनी याददाश्त में ठीक से दर्ज कर लिया। उन्होंने कसम खाई कि आज वह यहां से सच्चाई का सिरा पकड़कर ही जाएंगे। यूनिट से निकलकर जनरल राठौर अपनी गाड़ी में नहीं बैठे। वह एक साधारण पिता की तरह, जो अपने बेटे से न मिल पाने से दुखी हो, यूनिट के सामने बाजार की सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन उनकी आंखें लगातार अपने परिवेश का जायजा ले रही थीं और उनका दिमाग दशकों से युद्ध के मैदान की कमान संभालने वाले एक कमांडर की तरह जटिल संभावनाओं की गणना कर रहा था। वह एक पुराने से ढाबे में घुस गए, जहां से यूनिट का मुख्य द्वार साफ दिखाई दे रहा था। आइए साहब, ढाबे के मालिक ने उनका स्वागत किया। अकेला हूं, क्या खिड़की के पास बैठ सकता हूं? विक्रम ने उस मेज को चुना जहां से यूनिट का गेट सबसे अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक स्पेशल दाल मखनी और नान का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म दाल उनकी मेज पर आ गई। वह खाना खाते रहे, लेकिन उनकी नजरें खिड़की के बाहर यूनिट के गेट पर टिकी थीं। आने जाने वाले लोग, अंदर बाहर जाती गाड़ियां, संतरियों की अदला बदली, वह हर चीज का अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। उनकी सहज बुद्धि अब एक विश्वास में बदल चुकी थी। उनका बेटा रोहन बीमार नहीं है, वह किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया है और यूनिट इसे संगठित रूप से छिपा रही है। सूबेदार बलवान सिंह नाम का वह आदमी इसके केंद्र में है और वह अब सोच रहा होगा कि मैं वापस चला गया हूं और राहत की सांस ले रहा होगा। इंतजार करो, वे जरूर कोई गलती करेंगे। विक्रम एक जासूस की तरह, जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखता हो, चुपचाप सांस रोके इंतजार करते रहे। दाल ठंडी हो गई, फिर भी वह बिना हिले खिड़की से बाहर देखते रहे और आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। लंच का समय होते ही यूनिट से कुछ अफसर एक समूह में बाहर निकले। उनमें वह आदमी भी था जिसे उन्होंने विजिटिंग रूम में देखा था, सूबेदार बलवान सिंह। उसके साथ हवलदार रैंक के 2 और अफसर थे। वे किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। विक्रम का दिल डूब गया। जिस यूनिट का सूबेदार कह रहा था कि एक सैनिक बीमार और आइसोलेशन में है, वही अब आराम से हंसते हुए लंच करने बाहर आ रहा था। उनका ठिकाना आश्चर्यजनक रूप से विक्रम के ढाबे के ठीक बगल वाला एक रेस्टोरेंट था। विक्रम ने अपने कान तेज कर लिए। दोनों ढाबों के बीच की दीवार पतली थी और खिड़की थोड़ी खोलने पर उनकी घटिया बातचीत की आवाजें धुंधली धुंधली सुनाई देने लगीं। क्यों बे बलवान, उस देहाती बुढ़े को ठीक से रवाना कर दिया? एक हवलदार ने पूछा। अरे बिल्कुल, बेचारा रोता हुआ गया, कह रहा था बेटे की चिंता में रात भर रोगन जोश बनाता रहा। क्या ड्रामा था। यह सूबेदार बलवान सिंह की आवाज थी। उसकी आवाज में चिढ़ के साथ साथ स्थिति को सफलतापूर्वक संभालने की राहत भी थी। उस साले रोहन में हिम्मत तो है, कल इतना पीटने के बाद भी आंखें तरेर रहा था। विक्रम के हाथ में पकड़ा चम्मच रुक गया। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का सारा खून उल्टा बहने लगा हो। वे उनके बेटे रोहन,
के बारे में बात कर रहे थे। वो देहाती बुढ़ा अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा था। बाप की ममता तो है, लगता है, लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही बेवकूफ हैं। विक्रम के दिमाग में तर्क की डोर टूटने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने दशकों की सैन्य सेवा से अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया था। उन्होंने और भी शांति से उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं पीट दिया। अगर बात बढ़ गई तो क्या होगा? आजकल एक सैनिक को हाथ भी लगाओ तो सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन पर फोन कर देते हैं। दूसरे हवलदार ने चिंता जताई। चिंता मत कर, कह दिया है कि बुखार है। सबूत है क्या? मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, देखने वाला कोई नहीं। उसके बैच वालों को भी अच्छी तरह से धमका दिया है। कह दिया है कि अगर किसी ने रोहन का पक्ष लिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बेचारे डर के मारे वफादारी की कस्में खाने लगे, बलवान ने आत्मविश्वास से कहा। मारपीट, धमकी, सबूत मिटाना और संगठित रूप से छिपाना, विक्रम के दिमाग में सारे टुकड़े मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। फिर भी सावधान रहना अच्छा है। आजकल सैनिक कल्याण के नाम पर ऊपर से बहुत दबाव है। अगर कोई जांच आ गई तो। अरे कुछ नहीं होगा। हमारे सीईओ साहब कर्नल वर्मा कैसे आदमी हैं, वो हमारे साथ हैं। कल जब मैंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा, बलवान इसे अपने तरीके से संभाल लो, बस यह ध्यान रखना कि बात बाहर न जाए और यूनिट की छवि खराब न हो। जब सीईओ साहब ही हमें बचा रहे हैं तो डर किस बात का? विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिति उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। यह सिर्फ एक सूबेदार की मनमानी नहीं थी, यह एक कमांडर की मिलीभगत से सड़ रही पूरी यूनिट का मामला था। उनका अपना बेटा रोहन उस सड़े हुए सिस्टम का शिकार था। अब उन्हें समझ में आया कि उनका बेटा इतना डरा हुआ क्यों था, क्यों वह अपने पिता से भी सच नहीं कह पा रहा था। वैसे रोहन की हिम्मत तो माननी पड़ेगी, है तो फौजी ही। अगले हफ्ते जब उसके घाव भर जाएंगे तो उसे एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि सीनियर से जुबान लड़ाने का मतलब क्या होता है। विक्रम अब और नहीं सुन सकते थे। वह अपनी जगह से उठे, चुपचाप बिल चुकाया और ढाबे से बाहर आ गए। उनका चेहरा ग्रेनाइट की तरह ठंडा और कठोर हो गया था। गुस्सा अब अपनी चरम सीमा को पार कर एक ठंडी नफरत में बदल चुका था। आज उन्होंने महसूस किया कि अपने बेटे और इस देश के सभी बेटों की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना होगा। अब फौलादी शेर के शिकार का समय शुरू हो गया था। ढाबे से निकलकर जनरल विक्रम सिंह राठौर सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मुट्ठी से स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मारा। धम्म की एक भारी आवाज खाली गाड़ी में गूंज गई। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। 40 साल की सैन्य सेवा में उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं पर इस तरह से नियंत्रण नहीं खोया था। गुस्सा उनके सिर पर चढ़ गया था। वह चाहते थे कि अभी यूनिट में वापस जाएं, सूबेदार बलवान सिंह का गिरेबान पकड़ें और उसे अपने बेटे को कुचलने की कीमत चुकाने पर मजबूर करें। वह अपना रैंक दिखाना चाहते थे और उन घमंडी चेहरों को डर से विकृत होते देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस आवेग को दबाया। वह अच्छी तरह जानते थे कि इस समय भावुक होकर काम करने से उनका बेटा और भी बड़े खतरे में पड़ जाएगा। गुस्से के साथ साथ एक गहरा दुख और आत्मग्लानि का ज्वार उन्हें निगल रहा था। उन्होंने बगल की सीट पर रखे ठंडे पड़ चुके टिफिन बॉक्स को देखा। उनके बेटे का पसंदीदा रोगन जोश, इसे खाकर खुश होते हुए बेटे की कल्पना करते हुए उन्होंने अनाड़ी हाथों से रात भर जागकर इसे बनाया था। मैंने अपने बेटे की रक्षा नहीं की। उन्हें 10 साल पहले बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई पत्नी का चेहरा याद आया। उसने उनका हाथ पकड़कर आंसुओं के साथ विनती की थी, सुनिए हमारा रोहन, उसके लिए आपके सिवा कोई नहीं है। उसे सिर्फ अपनी तरह मजबूत मत बनाइएगा, उसे प्यार से गले भी लगाइएगा। माफ करना प्रिय, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा सका। उनके मुंह से एक दबी हुई आह निकली। उनकी आंखों से पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार गर्म आंसू बह निकले। उन्होंने हमेशा अपने बेटे के लिए एक मजबूत पिता बनने की कोशिश की। जब उसने गोरखा राइफल्स में शामिल होने की इच्छा जताई तो वह अंदर से चिंतित थे, लेकिन बाहर से उन्होंने शाबाश बेटा, यह मर्दों वाला काम है कहकर उसकी पीठ थपथपाई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यही उसे मजबूत बनाने का तरीका है, लेकिन यह उनका घमंड था। उन्होंने बेटे के दर्द और अकेलेपन को नजरअंदाज किया। बेटे ने जो मदद के संकेत भेजे थे उन्हें उन्होंने मजबूत बनने की प्रक्रिया का नाम देकर अनसुना कर दिया।
आपकी याद आती है पापा। पिछले हफ्ते बेटे के द्वारा कहे गए ये कमजोर शब्द अब एक खंजर की तरह उनके दिल में चुभ रहे थे। बेटा मदद के लिए चिल्ला रहा था और यह लापरवाह पिता यह भी नहीं समझ पाया था। काफी देर तक रोने के बाद जब उनके आंसू थमे तो उनके चेहरे पर अब दुख या आत्मग्लानि नहीं बची थी। उसकी जगह फौलाद जैसी ठंडी और कठोर गुस्से ने ले ली थी जो सब कुछ जला देने को तैयार था। हाँ, रोने का समय नहीं है। उन्होंने अपनी हथेली से आंसू पोंछे। एक पिता के रूप में दुख अब बहुत हो चुका था। अब भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक कमांडर के रूप में कार्य करने का समय था। सूबेदार बलवान सिंह और उसके साथियों ने सिर्फ उनके बेटे रोहन पर हमला नहीं किया था, उन्होंने भारतीय सेना के एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया था और जनता द्वारा उन्हें दी गई पवित्र कमांड का दुरुपयोग करके सबसे कमजोर सैनिकों को कुचला था। और उनके पीछे एक भ्रष्ट कमांडर था जो यह सब जानते हुए भी चुप था। यह सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं थी, यह सेना की नींव को हिला देने वाला एक अक्षम्य विद्रोह था। विक्रम ने फिर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उनकी आंखें अब सुबह कमांड रूम में युद्ध की कमान संभालने वाले उस ठंडे फौलादी शेर की तरह थीं। उनके दिमाग में पहले से ही एक उत्तम योजना बन चुकी थी। पहला, सबूत इकट्ठा करना। उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग एक स्पष्ट सबूत है, लेकिन और भी ठोस सबूतों की जरूरत है। बेटे के घाव, दूसरे पीड़ितों की गवाही और मेडिकल रिकॉर्ड न होने का तथ्य ही एक मजबूत सबूत होगा। दूसरा, औचक हमला। उन्हें सपने में भी नहीं पता होगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। कल सुबह जब वे सबसे ज्यादा लापरवाह होंगे तब सबसे अप्रत्याशित तरीके से उन पर हमला करना होगा। तीसरा, सिर्फ सजा नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार। इस मामले को सिर्फ बलवान सिंह के व्यक्तिगत अपराध के रूप में समाप्त नहीं होने देना है। उसे बचाने वाले सीओ और इस संस्कृति को पनपने देने वाली पूरी रेजिमेंट की जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसके लिए एक पिता की ताकत काफी नहीं है, एक कोर कमांडर के सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों का उपयोग करना होगा। उन्होंने फैसला किया, कल वह अपने बेटे की यूनिट में फिर से जाएंगे, लेकिन आज की तरह एक पुरानी जैकेट पहने हुए साधारण पिता के रूप में नहीं, बल्कि भारत के कानून और सैन्य अनुशासन के प्रतीक एक जनरल के रूप में। और वे उन लोगों को जिन्होंने उनके बेटे को कुचला था और उन्हें बचाने वाले सड़े हुए सिस्टम को यह एहसास कराएंगे कि जब एक पिता और अपने सैनिकों से प्यार करने वाला एक कमांडर सच में क्रोधित होता है तो क्या होता है। अगली सुबह भोर होने से ठीक पहले 4 बजे जनरल विक्रम सिंह राठौर सामान्य से जल्दी जाग गए। वह पूरी रात सो नहीं पाए थे, लेकिन उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज था। एक पिता के रूप में बहाए गए गर्म आंसू अब बेटे के लिए बदला लेने की ठंडी नफरत में बदल चुके थे। वह ड्रेसिंग रूम में गए। कल पहनी हुई पुरानी जैकेट और टोपी एक कोने में पड़ी थी। उनका हाथ अलमारी के सबसे अंदरूनी हिस्से में लटकी उनकी पहचान उनकी लेफ्टिनेंट जनरल की औपचारिक वर्दी की ओर गया। उन्होंने धीरे धीरे जैसे कोई पवित्र अनुष्ठान कर रहे हों वर्दी निकाली। सबसे पहले उन्होंने बिना किसी सिलवट वाली पूरी तरह से इस्त्री की हुई वर्दी की पैंट पहनी। जैसे ही कड़क कपड़े ने उनके पैरों को छुआ, उन्होंने महसूस किया कि वह फिर से एक सैनिक बन गए हैं। इसके बाद वर्दी की शर्ट। उन्होंने एक एक बटन को सावधानी से और सही जगह पर बंद किया। आखिरी बटन बंद होते ही उनका शरीर एक आदर्श कमांडर के रूप में वापस आ गया था। और फिर छाती। उनकी बाईं छाती पर पिछले 40 साल की सैन्य सेवा के अनगिनत पदक और सम्मान लगे थे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति। हर पदक पर उनके खून, पसीने और देश के लिए समर्पित जवानी की यादें अंकित थीं। उन्होंने अपनी उंगलियों से पदकों को धीरे से सहलाया। ये पदक सिर्फ चमकने वाले गहने नहीं थे, यह उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का वजन थे। और आज वे न्याय की तलवार बनेंगे जिसे वह चलाएंगे। अंत में उन्होंने अपने कंधे पर 3 सितारा लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक लगाए। चांदी की तरह चमकते 3 सितारे उनके कंधे पर भारी और गर्व से चमक रहे थे। इस रैंक ने उन्हें अपार अधिकार दिए थे, लेकिन साथ ही उतनी ही भारी जिम्मेदारी भी। आज वह उन सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों का उपयोग करने वाले थे। आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद को देखा। आईने में अब वह पिता नहीं था जो अपने बेटे के लिए अनाड़ी हाथों से रोगन जोश बना रहा था। उसकी जगह ठंडे गुस्से और फौलादी इरादों से लैस भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कोर कमांडर
फौलादी शेर विक्रम सिंह राठौर खड़े थे। उन्होंने मेज पर रखी अपनी सुनहरी नेम प्लेट उठाई। उस पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर, कोर कमांडर, साफ साफ लिखा था। आमतौर पर वह इसे किसी आधिकारिक कार्यक्रम के बिना नहीं ले जाते, लेकिन आज यह जरूरी थी। यह नेमप्लेट उनके घमंडी झूठ और पाखंड को चकनाचूर करने वाला हथौड़ा बनेगी। उन्होंने नेमप्लेट को अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में रख लिया। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया। अजय, तुरंत आवाज पर आओ, हमें उधमपुर जाना है। फोन के दूसरी तरफ ड्राइवर एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर हमेशा की तरह शांत भाव से जवाब दिया, जी जनरल साहब, कल से अलग। एक काली कमांडर की गाड़ी चुपचाप आवाज के सामने आकर रुकी। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने अपने एडीसी को फोन किया, मेजर, तुरंत सेना प्रमुख के ऑफिस से सीधी लाइन कनेक्ट करने की तैयारी करो। मेरे सिग्नल के 1 मिनट के अंदर लाइन कनेक्ट हो जानी चाहिए। यह एक आपात स्थिति है। यूनिट की ओर जाते हुए उन्होंने कल सुनी गई उनकी बातचीत को फिर से अपने दिमाग में दोहराया। उनकी घटिया हंसी, बेटे का मजाक उड़ाने का उनका तरीका और अपने अपराधों को छिपाने की उनकी नीच हरकतें, सब कुछ उनके गुस्से को फिर से भड़का रहा था। लेकिन उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और पिछली सीट पर उनकी मुद्रा अडिग थी। आज एक पिता और एक कमांडर एक सड़े हुए दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक युद्ध शुरू कर रहे थे, और उस युद्ध की शुरुआत उसी विजिटिंग रूम से भव्यता से होगी जहां कल उनका अपमान हुआ था। अगले दिन सुबह 10 बजे एक काली कोर कमांडर की गाड़ी अपनी पूरी भव्यता के साथ गोरखा राइफल्स यूनिट के मुख्य द्वार पर रुकी। संतरी एक सेना के जनरल की गाड़ी को देखकर घबरा गए और तेजी से सलामी दी। जनरल राठौर गाड़ी से नहीं उतरे और ड्राइवर के माध्यम से अपने आने का उद्देश्य बताया। राइफलमैन रोहन सिंह के पिता, मुलाकात के लिए। कल जैसा ही उद्देश्य सुनकर विजिटिंग रूम में हलचल मच गई। कल वाला देहाती बुढ़ा आज जनरल की गाड़ी में आया है। यह खबर सुनकर रिसेप्शन पर बैठा हवलदार घबरा गया। जब वह हड़बड़ी में सूबेदार बलवान सिंह को फोन कर रहा था, तब जनरल राठौर गाड़ी से उतरे और बिना किसी हिचकिचाहट के विजिटिंग रूम की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने विजिटिंग रूम का दरवाजा खोला, अंदर का सारा शोर मानो थम गया। कल की पुरानी जैकेट नहीं थी। पूरी तरह से सजी हुई लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी, छाती पर भरे हुए पदक और कंधे पर चमकते 3 सितारे, उनके आट तौ करने वाले व्यक्तित्व के सामने विजिटिंग रूम की हवा एक पल में भारी और सर्द हो गई। कल वाला हवलदार यह देखकर कि यह वही आदमी है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया और लगभग अनजाने में ही सलामी दी। जय हिंद सर, आप यहां। विक्रम ने उसे नजरअंदाज किया और धीरे धीरे रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़े। फिर उन्होंने अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब से सुनहरी नेम प्लेट निकाली और टक की आवाज के साथ डेस्क पर रख दी। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने विजिटिंग रूम में मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छेद दिया हो। हवलदार की आंखें नेम प्लेट पर लिखे शब्दों पर जम गईं। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर, कोर कमांडर, उत्तरी कमान। उसके पैर कांपने लगे जब उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति, जिसे उसने कल नियमों का हवाला देकर भगा दिया था, भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण कमानों में से एक का कमांडर, एक 3 स्टार जनरल है। तो उसकी दुनिया ढह गई। कल तुमने कहा था कि मेरा बेटा बीमार है। विक्रम की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें बर्फीली ठंडक थी। हवलदार कोई जवाब नहीं दे सका और कांपता रहा। तभी विजिटिंग रूम के पीछे के ऑफिस से सूबेदार बलवान सिंह हांफता हुआ बाहर आया। उसने विक्रम के रैंक को देखा और अविश्वास में उसका चेहरा पीला पड़ गया। जय हिंद जनरल साहब, मैं 14वीं बटालियन का सूबेदार बलवान सिंह हूं। हमारी यूनिट में आपका कैसे आना हुआ? सूबेदार, विक्रम ने उसकी बात काटी। कल तुमने रिपोर्ट किया था कि मेरा बेटा राइफलमैन रोहन सिंह बुखार के कारण आइसोलेशन में है। वो जी। बलवान पसीना पसीना हो गया और हकलाने लगा। जब वह हिचकिचा रहा था, तभी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल आलोक वर्मा भी तेजी से विजिटिंग रूम में पहुंचे। जनरल साहब, यह क्या हो रहा है? आप हमारी यूनिट में आए और कोई सूचना भी नहीं दी। कर्नल वर्मा ने स्थिति को समझते हुए घबराहट में कहा। कर्नल वर्मा, मैं आज यहां एक कोर कमांडर के रूप में नहीं आया हूं। मैं अपने बेटे राइफलमैन रोहन सिंह के पिता के रूप में आया हूं। विक्रम ने अपना परिचय दिया। जनरल साहब, मैं समझता हूं
लेकिन यह गोरखा राइफल्स का आंतरिक मामला है और हमारी कमांड की श्रृंखला के अनुसार। कर्नल वर्मा ने शांत रहने की कोशिश करते हुए सेना के नियमों और व्यवस्था को ढाल बनाकर स्थिति से बचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उसकी चालाकी को पहले ही समझ चुके थे। मेरे बेटे को पीटा गया है। विक्रम की आवाज एक ऑक्टेव नीचे चली गई और बर्फ की तरह ठंडी हो गई। और तुम लोग इसे बुखार का नाम देकर झूठ बोल रहे हो और इसे छिपा रहे हो। क्या यह भी गोरखा राइफल्स का आंतरिक मामला है? विजिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। दूसरे विजिटर्स और उनके परिवार भी सांस रोके इस तरफ देख रहे थे। जी जनरल साहब, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद इसकी पुष्टि करूंगा। अभी तुरंत मेरे बेटे राइफलमैन रोहन सिंह को यहां लाओ। यह एक अनुरोध नहीं, एक आदेश है। विक्रम की आदेशात्मक आवाज ने माहौल में अत्यधिक तनाव भर दिया। कर्नल वर्मा और सूबेदार बलवान सिंह एक दूसरे को देखते हुए हिचकिचाए। उनके दिमाग में यह चल रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। क्या तुम्हें मेरी पहचान पर कोई शक है? विक्रम ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली हो कहा। तो अभी सेना प्रमुख को फोन करके पुष्टि कर लो। कहो कि उत्तरी कमान के कोर कमांडर विक्रम सिंह राठौर अपने बेटे की पिटाई के मामले में यहां आए हैं। मेरी पहचान की पुष्टि में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कर्नल वर्मा को एहसास हो गया कि अब और टिकना संभव नहीं है। एक सेना का कोर कमांडर नौसेना या वायुसेना प्रमुख के बराबर रैंक का होता है। एक बटालियन का सीओ उससे बहस नहीं कर सकता था। ठीक है सर, बस 1 मिनट दीजिए। उसने आखिरकार सिर झुका दिया। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। विक्रम ने एक कुर्सी पर बैठकर अपनी घड़ी देखी। आसपास के लोग सांस रोके देख रहे थे। एक 3 स्टार जनरल अपने बेटे के लिए खुद एक यूनिट में आकर सीओ और सूबेदार पर दबाव बना रहा था। यह एक अवास्तविक स्थिति थी। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि इस घटना का कितना बड़ा असर होगा। नरक जैसे लंबे 3 मिनट बीते। आखिरकार विजिटिंग रूम का दरवाजा खुला और जनरल विक्रम सिंह राठौर का बेटा रोहन, जिसे वह देखने के लिए इतना बेताब थे, सामने आया। लेकिन रोहन की हालत देखकर विक्रम की सांसें रुक गईं और उनकी आंखों में 40 साल की सैन्य सेवा में कभी न देखी गई एक भयंकर गुस्से की आग जल उठी। बेटे की हालत बहुत खराब थी। उसके बाएं गाल पर गहरा नीला निशान था और एक होंठ सूजकर फट गया था। वह अपनी शर्म छिपाने के लिए सिर झुकाए हुए था, लेकिन उसकी चाल भी अजीब लग रही थी। उसने अपने पिता को देखते ही एक अपराधी की तरह अपना सिर झुका लिया। पापा, रोहन ने एक दबी हुई आवाज में कहा। उस एक शब्द ने विक्रम को अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। नाखून उनकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह इस समय सूबेदार बलवान सिंह पर झपटकर उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने फौलादी तर्क से इस आवेग को मुश्किल से रोका। रोहन। विक्रम की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक ज्वालामुखी की तरह उबलता हुआ गुस्सा था। विजिटिंग रूम में मौजूद हर कोई इस दुखद पिता पुत्र के पुनर्मिलन को सांस रोके देख रहा था, और अब कोई भी इस स्थिति को बुखार मानने को तैयार नहीं था। जो हुआ था वह बहुत स्पष्ट था। पापा, मैं ठीक हूं, बस ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी, रोहन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर भटक रही थीं। विक्रम धीरे धीरे अपनी जगह से उठे और अपने बेटे के पास गए। पास से देखने पर बेटे का चेहरा और भी दयनीय था। बाईं कनपट्टी के पास भी एक हल्का चोट का निशान था और शर्ट के कॉलर के ऊपर गर्दन के पीछे उंगलियों के निशान जैसे लाल धब्बे थे। यह ट्रेनिंग की चोट नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से हमले के निशान थे। रोहन, मेरी आंखों में देखो, विक्रम ने एक सख्त लेकिन गहरे विश्वास से भरी आवाज में कहा। मेरी आंखों में देखकर क्या तुम फिर से कह सकते हो कि यह चोट ट्रेनिंग के दौरान लगी है? रोहन ने अपना सिर घुमाकर जवाब देने से बचा। वह अपने पिता की आंखों का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन विक्रम ने यह देख लिया कि उसकी नजरें अनजाने में ही विजिटिंग रूम के पीछे की ओर जा रही थीं। वहां सूबेदार बलवान सिंह एक पीले चेहरे के साथ खड़ा था। उस पल विक्रम सब कुछ समझ गए। उनका बेटा अभी भी डरा हुआ था, सच बोलने से और सच बोलने के बाद होने वाले प्रतिशोध से। रोहन, अब सब ठीक है। पापा यहां हैं, इस यूनिट में नहीं, इस देश में अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विक्रम ने अपने बेटे के कंधे पकड़कर फुसफुसाया। उनके हाथ गर्म थे, लेकिन बेटे का कंधा कांप रहा था। रोहन अभी भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें
जो सूबेदार बलवान सिंह की ओर डर से कांप रही थीं, किसी भी शब्द से ज्यादा कह रही थीं। तभी विजिटिंग रूम के पीछे से एक सैनिक चुपचाप आगे आया। वह रोहन की ही यूनिट का एक युवा सैनिक लग रहा था, राइफलमैन समीर खान। उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट थी, जनरल साहब, समीर खान ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव था। कर्नल वर्मा ने चौंककर उस सैनिक को रोकने की कोशिश की। समीर, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत वापस जाओ। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर कर्नल को रोक दिया। उनकी नजरें केवल उस साहसी युवा सैनिक पर टिकी थीं। बोलो सैनिक। समीर खान ने एक पल के लिए अपने दोस्त रोहन और उसके पीछे खड़े सूबेदार बलवान सिंह को देखा और फिर अंत में बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, रोहन को पीटा गया था, सूबेदार बलवान सिंह ने उसे मारा था। उस एक वाक्य ने विजिटिंग रूम में पूर्ण सन्नाटा ला दिया। दूसरे विजिटर्स भी सांस रोके इस साहसी सैनिक की गवाही सुन रहे थे। कब? विक्रम ने शांति से पूछा। 3 दिन पहले शाम को। रोहन ने एक गलत काम का विरोध किया था। समीर, चुप हो जा, सूबेदार बलवान सिंह ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन समीर रुका नहीं। एक बार जो हिम्मत बाहर आ गई थी, वह उसे अब और डरने नहीं दे रही थी। सूबेदार साहब जूनियरों से अपने निजी काम करवाते थे और गालियां देते थे। रोहन ने उन्हें रोका। उसने कहा कि यह गलत है और यह गोरखा राइफल्स के सम्मान को कलंकित करता है। चुप कर साले, बलवान समीर की ओर लपका, लेकिन विक्रम की ठंडी नजरों ने उसे अपनी जगह पर ही जमा दिया। बोलते रहो। विक्रम की आवाज दृढ़ थी। समीर ने आंसुओं के साथ उस दिन की पूरी सच्चाई बताई। तब सूबेदार साहब गुस्सा हो गए और रोहन को बैरक के पीछे गोदाम में बुलाया और उन्होंने उसे मुक्कों से चेहरे और पेट पर कई बार मारा और वहां मौजूद हम सब से कहा कि अगर किसी ने आज की बात किसी को बताई तो तुम्हारा भी हाल रोहन जैसा कर दूंगा, और हमें चुप रहने की धमकी दी। सारे रहस्य उजागर हो रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे अपने बेटे को देखा। रोहन सिर झुकाए, कंधे हिलाते हुए रो रहा था, लेकिन अब वह इनकार नहीं कर रहा था। रोहन, अब तुम अपने पिता को बता सकते हो? रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में भी मोटे आंसू थे। पापा, माफ करना, मैं यह नहीं बता सकता था कि आप एक 3 स्टार जनरल हैं। क्यों? मुझे डर था कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे और परेशान किया जाएगा। वे कहते कि कोर कमांडर का बेटा होकर अकड़ता है और मुझे और भी मारते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही सह लूंगा। विक्रम का दिल भारी हो गया। उनके बेटे ने खुद को बचाने के लिए अकेले कितना गहरा दर्द और संघर्ष झेला होगा, यह सच्चाई उसके घावों से ज्यादा दर्दनाक थी। तो तुमने अकेले ही सहा, मेरे बेटे? जी, माफ करना पापा। विक्रम अपने बेटे को कसकर गले लगाना चाहते थे, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम था यह सुनिश्चित करना कि ऐसा फिर कभी किसी भी बेटे के साथ न हो। वह तेजी से मुड़े और अब पीले पड़ चुके सूबेदार बलवान सिंह और कर्नल वर्मा को देखा। अब फौलादी शेर के न्याय का समय शुरू हो गया था। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने अपने बेटे रोहन के कंधे को धीरे से थपथपाया और फिर कर्नल आलोक वर्मा की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब एक पिता का दुख गायब हो चुका था और केवल एक कोर कमांडर का ठंडा गुस्सा और फौलादी संकल्प बचा था। कर्नल, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को जमा देने की ताकत थी। अभी से इस यूनिट के सभी अफसरों को बुलाओ। मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूं। एक भी अफसर छूटना नहीं चाहिए। बटालियन के कॉन्फ्रेंस रूम में सबको इकट्ठा करो। यह एक आदेश है। कर्नल वर्मा में अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी और उन्होंने हड़बड़ी में फोन करना शुरू कर दिया। विक्रम ने राइफलमैन समीर खान से कहा, सैनिक, तुम्हारी हिम्मत के लिए धन्यवाद। तुम्हारी वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई। अगर कोई और पीड़ित सैनिक हैं तो उन्हें भी कॉन्फ्रेंस रूम में ले आओ। मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी देता हूं। समीर ने आंसू पोंछे और दृढ़ता से सिर हिलाया। वह दूसरे विजिटर्स के बीच बैठे अपने साथियों के पास गया और कुछ फुसफुसाया, और कुछ सैनिक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए। विजिटिंग रूम में मौजूद दूसरे माता पिता भी स्थिति को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई अपने फोन से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी कर रहा था। विक्रम ने अपने बेटे रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब सब ठीक है रोहन, पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर सूबेदार बलवान सिंह को आखिरी बार देखते हुए उन्होंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, सूबेदार,
तुम अब से मिलिट्री पुलिस की जांच शुरू होने तक किसी भी सैनिक से संपर्क नहीं करोगे, याद रखना। 30 मिनट बाद बटालियन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी अफसर पूरी तरह से अनुशासित होकर बैठे थे। कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और अन्य सभी अफसर, कुल 15 लोग थे। कॉन्फ्रेंस रूम के सामने जनरल विक्रम सिंह राठौर खड़े थे और उनके 3 सितारा रैंक फ्लोरोसेंट लाइट में चमक रहे थे। उनके पीछे कर्नल वर्मा और सूबेदार बलवान सिंह अपराधियों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, विक्रम ने शांति से बोलना शुरू किया। मैं उत्तरी कमान का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर हूं और साथ ही तुम्हारी यूनिट के राइफलमैन रोहन सिंह का पिता भी हूं। अफसरों के बीच एक हल्की सी हलचल हुई। कुछ ने शायद अफवाहें सुन ली थीं, लेकिन जो पहली बार सुन रहे थे वे हैरान थे। आज मेरे यहां आने का कारण सीधा है। मेरे बेटे पर इस यूनिट में अन्यायपूर्ण हिंसा हुई है और इसे संगठित रूप से छिपाया जा रहा है। इस तथ्य की मैंने पुष्टि की है। कर्नल वर्मा ने सावधानी से बोलने की कोशिश की। जनरल साहब, शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? विक्रम की नजरें तलवार की तरह तेज हो गईं। तो क्या मेरे बेटे का सूजा हुआ चेहरा और फटे होंठ, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा, वह भी एक गलतफहमी है? क्या मेरे बेटे के बहादुर दोस्त ने जो कहा वह सब एक गलतफहमी है? कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मेज पर कुछ तस्वीरें फैलाईं जो उन्होंने विजिटिंग रूम में जल्दबाजी में खींची थीं। ये रोहन के घावों की तस्वीरें थीं। क्या यह ट्रेनिंग के दौरान लगी चोटें लगती हैं? यहां मौजूद सभी कमांडर जवाब दें। कोई भी अफसर जवाब नहीं दे सका। तस्वीरों में साफ साफ पिटाई के निशान थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के एक कोने में बैठे कैप्टन अर्जुन शर्मा ने सावधानी से हाथ उठाया। जनरल साहब, मुझे कुछ कहना है। बोलो कैप्टन। कैप्टन शर्मा ने एक पल के लिए आसपास देखा और फिर हिम्मत जुटाकर कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ हफ्तों से पता था कि सैनिकों के बीच मारपीट और दुर्व्यवहार हो रहा है। कर्नल वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। कैप्टन शर्मा, तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन कैप्टन शर्मा रुके नहीं। मैंने जो देखा और सैनिकों से जो सुना, उसके आधार पर मैंने सीओ साहब को औपचारिक रूप से रिपोर्ट किया था। मैंने बताया था कि सूबेदार बलवान सिंह और कुछ अन्य अफसर सैनिकों से निजी काम करवाते हैं और नियमित रूप से गालियां और मारपीट करते हैं। विक्रम की ठंडी नजरें कर्नल वर्मा की ओर घूमी। कर्नल, उस रिपोर्ट को पाकर तुमने क्या कार्रवाई की? कर्नल वर्मा काफी देर तक चुप रहे और फिर अनिच्छा से जवाब दिया, मैंने निर्देश दिया था कि मामले को शांति से सुलझाया जाए और बाहर न जाने दिया जाए। बाहर न जाने दिया जाए? विक्रम की आवाज एक ऑक्टेव ऊंची हो गई। एक सैनिक को पीटा जा रहा है, सेना के सम्मान को कलंकित किया जा रहा है और तुमने निर्देश दिया कि इसे बाहर न जाने दिया जाए? क्या इसीलिए कि तुम्हें यूनिट की छवि की चिंता थी? यूनिट की छवि? विक्रम ने मेज पर हथेली से जोर से मारा। धम्म की आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम के सभी अफसर कांप गए। क्या एक एक सैनिक की सुरक्षा और मानवाधिकारों से ज्यादा एक सड़ी हुई यूनिट की छवि महत्वपूर्ण है? क्या यही भारतीय सेना के एक बटालियन कमांडर का नेतृत्व दर्शन है? कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह से जम गया था। हर कोई महसूस कर सकता था कि विक्रम का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वह अब एक प्यारे पिता नहीं थे, वह एक सच्चे फौलादी शेर थे जो उन कमांडरों का न्याय कर रहे थे जिन्होंने अपने सैनिकों की रक्षा नहीं की थी। जनरल राठौर की गरज से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी अफसर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कर्नल वर्मा का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था और उनके बगल में खड़ा सूबेदार बलवान सिंह कांप रहा था। कैप्टन शर्मा, विक्रम ने फिर से कैप्टन अर्जुन शर्मा की ओर मुड़कर कहा, क्या और भी पीड़ित सैनिक हैं? जी सर, मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीनों में कम से कम 5 और सैनिकों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बदले की कार्रवाई के डर से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं की। विक्रम ने सिर हिलाया और फिर से कर्नल वर्मा को देखा। कर्नल, तो तुम कैप्टन की रिपोर्ट के जरिए यह सब पहले से जानते थे, फिर भी तुम चुप रहे? कर्नल वर्मा अपना सिर नहीं उठा सके। उनकी खामोशी एक स्वीकारोक्ति थी। क्यों किया ऐसा? कारण बताओ। विक्रम की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, लेकिन उसमें तूफान से पहले की शांति थी। मैं यूनिट के सम्मान को बचाना चाहता था। कर्नल वर्मा ने एक दबी हुई आवाज में बहाना बनाया। मुझे लगा कि अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बाहर फैल गई तो हमारी पूरी गोरखा राइफल्स के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैं इसे आंतरिक रूप से शांति से हल करना चाहता था। सम्मान? विक्रम ने अविश्वास में एक फीकी हंसी हंसी।
तुम किस सम्मान की बात कर रहे हो? एक सड़े हुए घाव को तब तक नजरअंदाज करना जब तक कि वह फट न जाए और बस बाहर से उसे सुंदर दिखाना, क्या यही तुम्हारे गोरखा राइफल्स का सम्मान है? वह अपनी जगह से उठे और कर्नल वर्मा के सामने एक कदम आगे बढ़े। उनकी परछाई ने कर्नल वर्मा को पूरी तरह से ढक लिया। एक सच्चे सैनिक का सम्मान अपने सबसे कमजोर सैनिक की रक्षा करने से शुरू होता है। जिस यूनिट में सैनिक डर में जीते हैं वहां कोई सम्मान नहीं हो सकता। तुमने एक कमांडर के रूप में अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है। तुम्हें यूनिट की छवि की नहीं बल्कि अपनी सुविधा और प्रमोशन की ज्यादा चिंता थी, है ना? विक्रम की फटकार एक खंजर की तरह कर्नल वर्मा के दिल में चुभ गई। वह अब कोई बहाना नहीं बना सके और लगभग वहीं गिर पड़े। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और राइफलमैन समीर खान के साथ 3-4 और सैनिक अंदर आए। उनके चेहरों पर अभी भी डर था, लेकिन अब एक नई हिम्मत भी थी। जनरल साहब, हमें भी कुछ कहना है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। बोलो, समीर के बगल में खड़े एक सैनिक ने रोते हुए बोलना शुरू किया। हम सूबेदार बलवान सिंह से इतना डरते थे कि हम कुछ नहीं कह पाए। वह हमें हर दिन धमकाते थे कि अगर हमने मुंह खोला तो हमारा भी हाल रोहन जैसा कर देंगे। दूसरे सैनिक ने आगे कहा। रोहन की पिटाई के बाद सूबेदार साहब ने दूसरों से भी कहा कि अगर किसी ने गलत जुबान खोली तो उसे रोहन से भी बुरा हाल किया जाएगा। विक्रम की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। यह जानकर कि उनके बेटे रोहन को दूसरे सैनिकों को डराने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका गुस्सा और भी भड़क गया। अगर कोई और पीड़ित है तो सब बताओ। तीसरे सैनिक ने सावधानी से अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी बांह पर एक गहरा नीला निशान साफ दिख रहा था। यह 1 हफ्ते पहले हुआ था। सफाई ठीक से न करने के कारण मुझे थप्पड़ और लातों से मारा गया। चौथे सैनिक ने भी अपने माथे पर एक घाव का निशान दिखाते हुए कहा, 10 दिन पहले मैं अपने माता पिता को बताने वाला था जो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन सूबेदार साहब को यह पता चल गया और उन्होंने रात में मुझे अलग से बुलाकर मेरा सिर दीवार पर पटक दिया। जैसे जैसे सैनिकों की साहसी गवाहियां जारी रहीं, कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल और भी भारी होता गया। सारे सबूत सूबेदार बलवान सिंह और उसे बचाने वाले कमांडरों के खिलाफ थे। आखिरकार जैसे सब कुछ हार मान लिया हो, सूबेदार बलवान सिंह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। जनरल साहब, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वह रोने लगा। उसका पहले वाला घमंड कहीं नहीं था, बस एक हारे हुए व्यक्ति की दयनीयता बची थी। गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दीजिए। मैं तो बस गोरखा राइफल्स के ढीले पड़ते अनुशासन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अनुशासन? विक्रम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी होकर कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी। तुम्हारा अनुशासन बस कमजोर जूनियरों को मुक्कों से मारना और धमकाना है। यह अनुशासन नहीं, बल्कि तुम्हारी नीच हिंसा की प्यास बुझाने का एक कायरतापूर्ण बहाना है। उन्होंने अब बलवान सिंह की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी अफसरों को देखकर धीमी आवाज में कहा, इस कमरे में मौजूद अफसरों में से जो कोई भी यह सब जानते हुए भी चुप रहा, वह अभी खुद खड़ा हो जाए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। उनकी बात सुनकर कुछ अफसर पीले चेहरों और कांपते पैरों के साथ अपनी जगह से खड़े हो गए। विक्रम ने उन्हें और टूटे हुए कर्नल वर्मा और बलवान सिंह को ठंडी नजरों से देखा। अब इस सड़े हुए दुष्चक्र को तोड़ने का समय आ गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में भारी खामोशी छाई हुई थी। फर्श पर घुटने टेके हुए सूबेदार बलवान सिंह के सिसकने और अपनी जगह से उठे कुछ अफसरों की भारी सांसों की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। जनरल विक्रम सिंह राठौर कॉन्फ्रेंस रूम के सामने आए और उन्हें एक एक करके देखा। उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा एक गहरा दुख और निराशा का भाव था। अब से मैं जो कहूंगा वह एक आदेश है। विक्रम की आवाज में एक दृढ़ इरादा था। पहला, सूबेदार बलवान सिंह सहित सभी आरोपी अफसरों को तुरंत सभी सैनिकों से संपर्क करने से रोका जाता है और उन्हें उनके पद से निलंबित किया जाता है। मिलिट्री पुलिस के आने तक वे सीओ के ऑफिस में इंतजार करेंगे। सूबेदार एक पद से पाकी तक की। दूसरा, कैप्टन अर्जुन शर्मा, तुम पीड़ित सैनिकों की सूची और उनके साथ हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण तैयार करके सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे। पीड़ित सैनिकों को तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले जाकर उनका शारीरिक और मानसिक इलाज कराया जाएगा। उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं खुद लेता हूं। तीसरा, कर्नल आलोक वर्मा,
कमांड की जिम्मेदारी का उल्लंघन करने के कारण तुम अभी से अपनी सारी कमांड शक्तियां डिप्टी सीईओ को सौंपते हो। तुम भी मेरे अगले आदेश तक अपने ऑफिस में इंतजार करोगे। उनके आदेश संक्षिप्त थे, लेकिन उनमें एक ऐसा वजन था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। कर्नल वर्मा ने आखिरी बार कुछ गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की ठंडी नजरों के सामने वह मुंह नहीं खोल सके। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और कुछ माता पिता घबराए हुए अंदर आए। वे सैनिकों से खबर पाकर भागे भागे आए थे। क्या यह सच है कि हमारे बेटे को पीटा गया है? एक पिता ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। कॉन्फ्रेंस रूम जल्द ही पीड़ित सैनिकों के माता पिता से भर गया और उनके रोने और गुस्से ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। विक्रम उनकी ओर मुड़े और गहरा सिर झुकाया। माता पिता, मैं माफी मांगता हूं। भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में और एक सैनिक के रूप में मैं आपके अनमोल बेटों की रक्षा न कर पाने की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस सब को ठीक करूंगा। उन्होंने अपने एडीसी को चुपचाप निर्देश दिया, अभी तुरंत सेना प्रमुख से सीधी लाइन कनेक्ट करो। जब एडीसी आपातकालीन लाइन कनेक्ट कर रहा था तो कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके देख रहा था कि आगे क्या होगा। एक सेना का कोर कमांडर सीधे सेना के शीर्ष नेतृत्व को फोन कर रहा था। यह सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। कुछ ही देर में एडीसी ने फोन उन्हें दिया। प्रमुख से बात हो रही है सर। विक्रम ने फोन उठाया और एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, जय हिंद। मैं उत्तरी कमान का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर बोल रहा हूं। प्रमुख, क्या आप अभी बात कर सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ से सेना प्रमुख की हैरान आवाज सुनाई दी। विक्रम, यह क्या मामला है? तुम किस लिए? प्रमुख, यह एक आपात स्थिति है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं इस समय गोरखा राइफल्स की 14वीं बटालियन में हूं। मेरे अपने बेटे को इस यूनिट में सीनियर्स द्वारा पीटा गया है और कमांडरों ने इस तथ्य को संगठित रूप से छिपाने की कोशिश की है। यह सिर्फ एक अनुशासनहीनता का मामला नहीं है, यह एक अक्षम्य अपराध है जिसने हमारी पूरी सेना के सम्मान को कलंकित किया है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गुस्से का एक विशाल तूफान था। इसलिए मैं एक सेना के कोर कमांडर के रूप में आपसे आधिकारिक तौर पर अनुरोध करता हूं। मैं अभी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त विशेष जांच दल के गठन का प्रस्ताव रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी सेना की ओर से पूरा सहयोग करें। इस सड़ी हुई जड़ को इस बार जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जब फोन पर बातचीत चल रही थी तो कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई जानता था कि यह एक असली अंत की शुरुआत थी। एक पिता का गुस्सा अब पूरी सेना को हिला देने वाले एक विशाल तूफान में बदल गया था। फोन काटने के बाद विक्रम ने आखिरी बार माता पिता को देखते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं आगे बढ़कर अंत तक लड़ूंगा ताकि हमारे बच्चों को फिर कभी ऐसा दर्द न झेलना पड़े। कॉन्फ्रेंस रूम में माता पिता की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और किसी किसी ने राहत के आंसू भी बहाए। आखिरकार एक पिता के गर्म आंसुओं और गुस्से ने बदलाव के बंद दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया था। जनरल विक्रम सिंह राठौर की एक फोन कॉल ने एक विशाल लहर बनकर पूरी भारतीय सेना को हिला दिया। अगले ही दिन रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त विशेष जांच दल गोरखा राइफल्स की 14वीं बटालियन में पहुंच गया। सेना और नौसेना की मिलिट्री पुलिस से बने इस जांच दल ने बिना किसी बाहरी दबाव के एक निष्पक्ष जांच शुरू की। यूनिट में सभी की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया और पूरी यूनिट एक विशाल जांच कक्ष में बदल गई। जांच दल ने सभी सैनिकों के साथ एक एक करके व्यक्तिगत साक्षात्कार किए। शुरुआत में बदले की कार्रवाई के डर से सैनिक मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जनरल राठौर खुद यूनिट में रहकर जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उनमें हिम्मत आने लगी। रोहन और समीर की साहसी गवाही के बाद डर के कारण दबी हुई अनगिनत दुर्व्यवहार और अन्याय की कहानियां बाहर आने लगीं। सूबेदार बलवान सिंह की नियमित मारपीट, दूसरे अफसरों की गालियां और अपमान और कर्नल वर्मा के संगठित छिपाव के प्रयास, यह सब साबित हो गया कि यूनिट बाहर से जितनी अनुशासित दिखती थी, अंदर से उतनी ही सड़ी हुई थी। जांच के दौरान यूनिट का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। सैनिक अब अफसरों से नहीं डरते थे और उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखने लगी थी। अस्थायी रूप से सीओ का पद संभालने वाले कैप्टन अर्जुन शर्मा ने हर शाम सैनिकों के साथ बातचीत का समय रखा। दोस्तों, मुझे माफ कर दो,
मैं जल्दी और मजबूती से कार्रवाई नहीं कर सका, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं वादा करता हूं अब से इस यूनिट में तुम्हारे मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा। कोई भी अन्यायपूर्ण बात हो तो बिना डरे सीधे मुझे बताओ। तुम्हारी रक्षा करना मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह घटना मीडिया में भी खूब छपी और एक 3 स्टार पिता का सबक शीर्षक के साथ इसने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी। इस घटना के बाद सेना के भीतर अन्याय की शिकायत करने के लिए एक अनाम शिंगो प्रणाली को मजबूत किया गया और पूरी सेना में सैनिक संस्कृति पर एक सर्वेक्षण किया गया। विक्रम का गुस्सा सिर्फ एक बेटे के लिए बदला नहीं था, बल्कि पूरी सेना को बदलने वाले एक बड़े सुधार का संकेत बन गया था। कुछ हफ्तों बाद रक्षा मंत्रालय की अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की गई। सूबेदार बलवान सिंह और अन्य दोषी अफसरों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। कमांड की जिम्मेदारी का उल्लंघन करने के कारण कर्नल वर्मा को अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया और गोरखा राइफल्स की 14वीं बटालियन को सैनिक संस्कृति सुधार के लिए एक मॉडल यूनिट के रूप में नामित किया गया और रक्षा मंत्रालय की सीधी निगरानी में इसके सभी सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया। रोहन अपने सारे घाव भरने के बाद एक पूरी तरह से बदली हुई यूनिट में वापस आया। शुरुआत में हर कोई उसे कोर कमांडर का बेटा कहकर उससे दूरी बनाता था, लेकिन उसने खुद आगे बढ़कर सबसे हाथ मिलाया। वह अब अतीत के घावों में फंसा हुआ एक कमजोर पीड़ित नहीं था। वह अपने पिता के बेटे होने के बोझ को गर्व से स्वीकार कर अपने साथियों की रक्षा करने वाला एक और भी मजबूत सैनिक बन गया था। जब नए सैनिकों को कोई मुश्किल होती तो वह सबसे पहले उनकी मदद करता और जब भी वह कोई अन्याय देखता तो उसे ठीक करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता। एक शाम परेड के बाद रोहन ने विक्रम को फोन किया। पापा, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला बेटा? मैं भी एक अफसर बनना चाहता हूं, आपकी तरह। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा था कि उनका बेटा सेना से नफरत करने लगेगा और बस अपनी सेवा पूरी करना चाहेगा, लेकिन उसने तो सैनिक बनने का फैसला कर लिया था। लेकिन पापा, मैं सिर्फ एक साधारण सैनिक नहीं बनूंगा। मैं एक ऐसा कमांडर बनना चाहता हूं जो अपने सैनिकों की दिल से परवाह करे और उनकी रक्षा करे। इस घटना ने मुझे सिखाया है कि असली ताकत रैंक से नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा करने के इरादे से आती है। मैं भी आपकी तरह एक वैसा ही सैनिक बनना चाहता हूं। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उनके बेटे ने उस गहरे घाव को पार कर खुद से भी बड़ा और मजबूत सैनिक बनने का फैसला किया था। हाँ बेटा, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। तुम जो भी फैसला करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस घटना से शुरू हुई बदलाव की हवा अब गोरखा राइफल्स से आगे बढ़कर पूरी सेना में फैल रही थी। हर यूनिट में सैनिकों की आवाज सुनने के लिए शिकायत पेटियों को मजबूत किया गया और कमांडरों के लिए मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। जनरल विक्रम सिंह राठौर का शांत गुस्सा भारतीय सेना के भारी और बंद दरवाजों को खोलने वाला एक महान सुधार का आरंभ बन गया था। कई साल बीत गए। इस दौरान भारतीय सेना में बहुत से बदलाव आए। जनरल विक्रम सिंह राठौर को उनके योगदान के लिए सेना के सर्वोच्च सम्मान जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वह सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी सबसे निचले स्तर के सैनिकों की आवाज बने रहे और आज वह CDS के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्नातक और कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए थे। उनका बेटा रोहन सिंह राठौर लंबी और कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज भारतीय सेना में एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हो रहा था। गौरवशाली पुत्र सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन सिंह राठौर। जैसे ही नाम पुकारा गया, एक शानदार वर्दी में रोहन अनुशासित कदमों से मंच पर चढ़ा। उसके चेहरे पर अतीत के घाव और डर का कोई निशान नहीं था, केवल देश की रक्षा करने वाले एक अफसर का आत्मविश्वास और जिम्मेदारी थी। जनरल विक्रम सिंह राठौर मंच पर खड़े होकर गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। उन्होंने खुद अपने बेटे के कंधे पर चमकते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक लगाए। जैसे ही ठंडे धातु के रैंक कंधे से छुए, रोहन ने अपने पिता को पहले से कहीं ज्यादा बुलंद और दृढ़ आवाज में सलामी दी। जय हिंद सर। विक्रम ने चुपचाप अपने बेटे के कंधे को जोर से थपथपाया। उस छोटे से पल में दोनों पिता पुत्र ने आंखों में बहुत कुछ कह दिया। यह माफी,
सुलह और एक दूसरे के प्रति गहरे विश्वास और प्यार का एक मौन संवाद था। समारोह के बाद दोनों गाड़ी से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ओर गए। वहीं पर रोहन की मां और विक्रम की पत्नी की यादें थीं, जो 10 साल पहले दुनिया छोड़ गई थीं। रोहन ने अपनी मां के स्मारक पर सफेद फूलों का एक गुलदस्ता चुपचाप रखा। वह काफी देर तक चुपचाप स्मारक को देखता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, मां, मैं रोहन हूं। मैं सेना में अफसर बन गया हूं। आप बहुत चिंता करती थीं, है ना? मैं अब ठीक हूं। पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, बल्कि उस घटना ने मुझे सिखाया कि मुझे कैसा सैनिक बनना चाहिए। उसने एक बार अपने पिता विक्रम की ओर देखा और फिर स्मारक की ओर मुड़कर कहा, मां, मैं पापा की तरह एक मजबूत सैनिक बनूंगा, लेकिन साथ ही मैं पापा से भी ज्यादा दयालु कमांडर बनूंगा। मैं अपने सैनिकों को अपनी जान की तरह प्यार करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, ताकि किसी को भी मेरी तरह अन्यायपूर्ण दर्द न झेलना पड़े। आप स्वर्ग से मुझे देखती रहिएगा, मां, और मैं एक ऐसा बेटा बनूंगा जो आपको और पापा को कभी निराश नहीं करेगा। उसकी सच्ची प्रतिज्ञा सुनकर जनरल राठौर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटे का कंधा अब इतना चौड़ा और मजबूत हो गया था कि वह भी उस पर सहारा ले सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के स्मारक को देखते हुए मन ही मन फुसफुसाया, देख रही हो प्रिय, हमारा बेटा कितना शानदार बन गया है।